नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सिलेक्शनपुर में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि कल की कक्षा में हमने बताया था और 2 दिन की प्रश्नोत्तरी चली थी, जिसमें 59 या 60 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कराया था, ठीक है? और कल आखिरी कक्षा में हमने बताया था कि कल की जो टॉपिक होगी वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा होगी, ठीक है? तो आज हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। दोस्तों देखते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है, ठीक है? आज हम बात करने वाले हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा। इसके पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। दोस्तों इसको जो है हम राष्ट्रभाषा को इंग्लिश में स्टेट लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। राष्ट्रभाषा को इंग्लिश में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। अब राष्ट्रभाषा होती क्या है, आइए देखते हैं। राष्ट्र की राष्ट्र की लोकप्रिय भाषा, राष्ट्र की लोकप्रिय भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है? राष्ट्र की लोकप्रिय भाषा या राष्ट्र की जन जन की भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। दोस्तों राष्ट्रभाषा का कोई संवैधानिक रूप या संवैधानिक दर्जा नहीं है, ठीक है? अब देखते हैं राजभाषा क्या होती है। राजभाषा को इंग्लिश में स्टेट लैंग्वेज, ठीक है? स्टेट लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा को अंग्रेजी में स्टेट लैंग्वेज कहते हैं। राज्य की लोकप्रिय भाषा कहलाती है, ठीक है? राष्ट्रभाषा और राजभाषा, जैसा कि यहाँ बता दिए हैं कि राष्ट्रभाषा को इंग्लिश में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। राष्ट्रभाषा लोकप्रिय राष्ट्र की लोकप्रिय भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसी तरह राज्य की लोकप्रिय भाषा राजभाषा कहलाती है। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त शब्द प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात जो भाषा जन जन विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त की जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसा कि हमने बताया कि जन जन की भाषा, राष्ट्र की जो जन जन की भाषा होती है वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। या राष्ट्र की जो लोकप्रिय भाषा होती है वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसमें देखते हैं कि
राष्ट्रभाषा का, जैसा कि हमने बताया कि इसका कोई संवैधानिक रूप नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रभाषा का कोई संवैधानिक भाषा नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक या व्यवहारिक जनमान्य की भाषा या शब्द है। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रभाषा का राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। जो राष्ट्रभाषा होती है वो संवाद संपर्क यानी एक दूसरे से बोलने या समझने वाली जो भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रभाषा का दर्जा कब दिया गया था? राष्ट्रभाषा का दर्जा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रभाषा को जॉर्ज गियर्सन ने आम बोलचाल की भाषा कहा है। राष्ट्रभाषा को जॉर्ज गियर्सन ने आम बोलचाल की भाषा कहा है। अगला जो है, महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। महात्मा गांधी का मानना जो था कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय एक भाषा हिंदी समझने और बोलने लग जाए। ठीक है, दयानंद सरस्वती का कहना था कि मेरी आंखें उस दिन देखने को तरस रही हैं या उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारतीय हिंदी भाषा को समझने और बोलने लग जाए। ठीक है, नेहरू जी क्या कहते हैं? भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। नेहरू मानते थे, या भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। इन्होंने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना है या मानने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, हिंदी की जो एक सहायक भाषा होती है वह क्या होती है? वो अंग्रेजी भाषा होती है। ठीक है, आगे देखिए। अब राष्ट्रभाषा होने के लिए या राष्ट्रभाषा का कुछ शर्तें या कसौटियां होती हैं। ठीक है, जैसे पहला देखेंगे, शब्द भाषा सरल होनी चाहिए। जो हिंदी की, जैसे इसकी राष्ट्रभाषा जो उसके जो शब्द होते हैं वो सरल होने चाहिए, अर्थात बोलने और लिखने की दृष्टिकोण से भी सरल होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रभाषा जो होती है वह एक तो सरल होना चाहिए, दूसरा लिखने और बोलने में भी सरल या सहज या आसानी होनी चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। ठीक है, इसकी जो शर्तें हैं उसमें से दूसरा क्या है कि भारत के लोग, भारत की बहुत से जनसंख्या में या अधिक जनसंख्या में लोग उस भाषा को बोलते हों तथा इसी अनुपात में लिखते और समझते हों। ठीक है, तो इसका जो दूसरी शर्त है कि भारतवर्ष में बहुत से लोग राष्ट्रभाषा जो होती है उसको बोलते हो, लिखते हो और समझते हो। यह आगे है कि यह देश की संस्कृति की वाहक होनी चाहिए। यानी आप देखेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग सभी राष्ट्र में देखेंगे तो हिंदी को लोग कहीं ना कहीं समझते और बोलते हैं। बोल भले से नहीं पाते, जैसे पश्चिमी या पश्चिमी दक्षिणी भारत में जाएंगे, कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे समझ जाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो हिंदी को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोग कहीं ना कहीं समझते और बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको संवैधानिक रूप से तो नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है। ठीक है, आगे देखिए। राजभाषा, अब आते हैं राजभाषा की बात करते हैं। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज या
स्टेट लैंग्वेज भी कहते हैं। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेज भी कहते हैं। इसका जो, जैसा कि हमने बताया था कि राजभाषा, राज्य की लोकप्रिय भाषा या राज्य में बोले जाने वाली भाषा जो है राजभाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाए राजभाषा कहलाती है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या कहते हैं? राजकाज की भाषा भी कहते हैं। इसमें क्या है कि वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। ठीक है, दूसरा, इसका शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, मतलब कि जो स्टेट लैंग्वेज है यानी राजभाषा है उसको राजकाज की भाषा भी कहा जाता है, यानी राज के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। ठीक है, अब राजाओं एवं नवाबों ने राजाओं एवं नवाबों के समय इसे दरबारी भाषा भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब अ, राज शासन होता था, ठीक है, जैसे मुगल होते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि दरबार होता था, वहाँ का राजा जो है सर्वे सर्वा होता था, तो जो है राजा या नवाब के समय इसे वहाँ जो दरबार में राजकाज होते थे इसलिए उस समय जो है दरबारी भाषा भी कहते थे। राजाओं एवं नवाबों के समय जो है इसे क्या कहते थे? दरबारी भाषा कहते थे। आगे देखेंगे कि राजभाषा कोई भी हो सकती है। संस्कृत और सिंधी को किसी राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, अर्थात संस्कृत और सिंधी को किसी भी भारत के जितने भी जितने भी राज हैं उसमें संस्कृत और सिंधी को जो है राजभाषा की दर्जा नहीं दी गई है। आगे देखिए, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। ठीक है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 में संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा को संवैधानिक रूप से 1949 में घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 में घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को जो है हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, जैसा कि वहां हमने अभी बताया था कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब राजभाषा का जो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है। जैसे 343 अनुच्छेद में, इसके अनुसार, अनुच्छेद 343 के अनुसार क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी हो गई। क्या है? संघ की जो राजभाषा है वो क्या हो गई? हिंदी, और लिपि जो हो गई वो क्या हो गई? देवनागरी हो गई। और अंकों के रूप में अगर देखा जाए तो उसमें कौन से अंक प्रयोग होते हैं? उसमें भारतीय अंक प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 345 में क्या दिया हुआ है। इसके अनुसार राज्य की प्रादेशिक भाषा हिंदी ना होने पर, ऐसी व्यवस्था होने पर अंग्रेजी बनी रहेगी। ठीक है, इसमें क्या है, अनुच्छेद 345 में अगर इसकी जो राजभाषा है या प्रादेशिक भाषा है अगर हिंदी ना होती है तो इसके स्थान पर इसकी जो सहायक भाषा है वो अंग्रेजी के रूप में कार्य किया जाएगा या इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अनुच्छेद 348 में देखेंगे, इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और संसद, राज्य विधानमंडल विधेयकों व अधिनियमों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, यदि किसी भाषा का प्रावधान ना हो अंग्रेजी में उपयुक्त कार्य किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 348 क्या कहता है? यदि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल विधेयकों या अधिनियमों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा यदि किसी
भाषा का प्रधानता ना होगी तो वहाँ पे क्या होगा, अंग्रेजी उपयुक्त या इंग्लिश भाषा उपयुक्त कार्य के लिए किए जा सकेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 350 क्या कहता है। अनुच्छेद 350 के अनुसार व्यवस्था के लिए व्यवस्था के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 350 कहता है कि व्यवस्था निवारण नियमों के लिए प्रार्थना पत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अनुच्छेद 351 के अनुसार, इसके अनुसार हिंदी के विकास के लिए निर्देश यह कि संघ हिंदी भाषा का विकास और प्रसार करें। ठीक है, जो यूनियन है, ठीक है, इसके अनुसार हिंदी के विकास के लिए यह निर्देश किया गया कि संघ हिंदी का विकास या प्रसार का प्रयोग किए। जैसे प्रतिवर्ष हम देखते हैं हिंदी पखवाड़ा चलता है। ठीक है, हिंदी पखवाड़ा इसलिए क्योंकि हिंदी के विकास के लिए अ, होता है। अब आगे देखेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित कुल 22 भाषाओं का स्रोत संस्कृत को माना गया है। यानी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है, यानी 22 भाषाएं मानी जाती है जिसका जो है स्रोत संस्कृत से माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है, आगे देखेंगे। आधिकारिक भाषाएं जब हम पढ़ेंगे, आधिकारिक भाषा में यह माना जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल है। जैसा कि हमने बताया था 22 भाषाएं कौन कौन सी है, असमिया है, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, ये आपकी 8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषाओं का जिक्र जो है यहाँ आपको हमने बता दिया है। ठीक है, इन भाषाओं में से जो 14 भाषाएं हैं, ठीक है, 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल किया गया था। यानी कि जब 22 भाषाएं हैं उस समय 1949 के समय जो है उनमें से जो 14 भाषाएं थी वो उसी समय शामिल की गई थी। अब अगले वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यानी सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया था, 1967 में। ठीक है, वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। यानी 1967 में संविधान संशोधन में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। ठीक है, वर्ष 2003 में 92वें संशोधन में, जो कि पूर्ण रूप से 2004 में प्रभावी ढंग से आया था, इसमें कौन कौन सी, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन में, जो कि पूर्ण रूप से 2004 में प्रभावी तरीके से आया, उसमें जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यानी 14 पहले हुई थी संविधान के समय, उसके बाद सिंधी आती है। ठीक है, सिंधी शामिल होती है 1967 में। फिर उसके बाद आता है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली शामिल होता है। फिर उसके बाद 92वां संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली शामिल होता है। इसी तरह टोटल 22 भाषाएं होती हैं। शास्त्रीय भाषाएं क्या है,
भारत की सबसे प्राचीन भाषा को हम कौन सी भाषा मानते हैं? शास्त्रीय भाषा या संगीत की भाषा क्या कहलाती है? शास्त्रीय भाषा कहलाती है। ठीक है। वर्तमान समय में 6 भाषाएं हैं। जैसे कि पहले जो है भारत में जो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त था वो 6 था। कौन कौन सा था? 2004 में शामिल किया गया था तमिल, 2005 में संस्कृत को शामिल किया गया था, 2008 में कन्नड़ को शामिल किया गया था, 2008 में तेलुगु को भी शामिल किया गया था, मलयालम को 2013 में शामिल किया गया था, ओडिशा को 2014 में शामिल किया गया था। यानी शुरुआत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। इनमें से कौन कौन सी थी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ठीक है। तमिल को 2004 में शामिल किया गया था, संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया था, कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया था, तेलुगु को 2008 में शामिल किया गया था, मलयालम को 2013 में शामिल किया गया था और उड़िया को जो है 2014 में शामिल किया गया था। ठीक है। फिर अक्टूबर 2024 में यानी 4 अक्टूबर 2024 में जो है संविधान में एक प्रस्ताव पारित होता है जिसके तहत तहत 5 अन्य भाषाओं को शामिल किया जाता है, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाता है। यानी 4 अक्टूबर 2024 में जो 6 शास्त्रीय भाषाएं थी उनमें 5 और जोड़ दिया जाता है। उनमें कौन कौन सा है? मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगाली है। ठीक है। इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा 4 अक्टूबर 2024 को संविधान द्वारा यानी संसद में जो पारित होता है उसमें जो है इसको रखा गया। तो टोटल वर्तमान समय में जो टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी हैं? वो 11 हैं वर्तमान समय में। कुल संख्या 11 है। ठीक है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है। अब 11 ये कौन कौन सी है जरा आप देख लीजिएगा। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, बंगाली। ठीक है। जो वर्तमान समय में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिसमें कौन कौन सी है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है। और ये जो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली है ये 4 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा इसको प्राप्त हुआ। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया राजभाषा और राजभाषा। कल इसकी जो है प्रश्नोत्तरी करेंगे।
इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। उसके बाद मंडे से हम लोग वर्णमाला जो है शुरू करेंगे। ठीक है, वर्णमाला की शुरुआत मंडे से किया जाएगा। आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद।